नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, यानी कि हमारे और आपके पूज्य बापू महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। 30 जनवरी 1948 को भले ही नाथूराम गोडसे ने उनका शरीर हमसे छीन लिया हो, उनकी हत्या कर दी हो, लेकिन उनके विचार, उनके संदेश और मानवता के लिए उनका कार्य और उनकी ललक आज भी हमारे साथ है। पीछे G20 में जब दुनिया भर के बड़े नेता हमारे देश आए, तो तमाम दूसरे कामों को, जो ज़रूरी काम थे, उनके अलावा वो उन्होंने इसको भी एक ज़रूरी काम समझा कि वो राजघाट पे जाएं और बापू को श्रद्धांजलि और नमन करें। और 3 घंटे तक वो वहाँ पे उन्होंने बिताए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बापू जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे एक्टर से जो बिन किंग्सले की तरह गांधी के हूबहू हैं और उन्होंने करीब दर्जनों फिल्में गांधी कैरेक्टर को लेके बनाई हैं, जिसमें उन्होंने एक्ट किया है। और हमने भी एक फिल्म उनके साथ बनाई, इंडिया टीवी के लिए ये फिल्म बनाई थी और उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। लेकिन इसके अलावा वो वास्तव में बहुत ज़्यादा जीते हैं गांधी को। तो आइए मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले फिल्म का एक प्रोमो देख लीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, महात्मा गांधी जिंदा है। अरे गांधी पुतले में ही अच्छे लगते हैं, हमें जिंदा गांधी नहीं चाहिए। आप लोग उसे गांधी कह रहे हैं, हम नहीं। हमें तो लगता नहीं ये गांधी है। आखिर क्या चीज हो तुम? 4 लगाओ, अभी सारी गांधीगिरी निकल जाएगी। ये बापू है बापू, उन्होंने देश आजाद कराया है। खबर है कि बिल्कुल गांधी जैसा आदमी एकता लाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए सपोर्ट बनाते हैं। बुड्ढे को ना लीडर बना के छोड़ेंगे। अब से करीब 1 घंटा पहले मुजफ्फरनगर के शाहपुर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रघुपति राघव राजा राम। तुम्हारी भाषा अब किसी को समझ में नहीं आती बापू, तुम्हारा जमाना गया। पतित पावन सीताराम। जानी साहब, आप तो महात्मा जानी अपने आप को लिखते हैं और ये जो आपने गेटअप अपना बनाया, अभी तो आप अपने नॉर्मल गेटअप में हैं, लेकिन जो गेटअप आप बनाते हैं, जो प्रोमो अभी मैंने अपने दर्शकों को दिखाया, वो प्रोमो, उसमें जो गांधी हैं और ये जो हमारे सामने बैठे हैं, इसमें बड़ा फ़र्क है। तो आपने अपनी जो आपको कब ये आभास हुआ, कब ये एहसास हुआ कि आप गांधी जैसे लगते हैं? नमस्कार। मैं शुरू से बताऊं कि मैं बिहार के एक काफ़ी सुखी संपन्न घराने से ताल्लुक़ रखता हूं। तो यहाँ पर हमारे घर को हवेली कहते थे। क्लास डिफरेंस होता था, ये कास्ट और रिलीजन और रीजन का कोई मामला नहीं था। तो हमें और लोगों के यहाँ, कॉमन लोगों के यहाँ जाने नहीं देते थे। और मैं बचपन से ही बापू को, नेताजी को, शहीद भगत सिंह को पढ़ता था। बापू से तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुतासर था।
स्कूल में हम प्रेयर में उनका भजन गाते थे। तो मैं उनके कहने के हिसाब से ही मैं इस क्लास डिफरेंस की फाइट में 9 साल की उम्र में लग गया। मैं हवेली से निकल के हम लोगों के घर में जाता था, उनके बच्चों के साथ खेलता था, खाता पीता था और मुझे वहीं सुख मिलता था। हवेली तो एक सोने का महल था जहाँ कैद होके मैं रहता था। तो 9 साल के अंदर ही मुझे ये गांधी जी का, उनके उसूलों पर रहने का और जीने का एहसास हो गया था। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा होके गांधी हुआ, तब से आज मेरी उम्र 75 साल की है। और गालिबन आप मुझे लगता है कि एक बार आपने जिक्र भी किया था कि गांधी जी की डेथ से ठीक 9 महीने के बाद आप पैदा हुए। हाँ, गांधी जी के हत्या के 9 महीने के बाद मेरी पैदाइश हुई पटना में। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी शुरुआत एज ए एक्टर फिल्मों में गांधी की जो पोजीशनिंग है उसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं थिएटर, स्टेज, डिबेटिंग, म्यूज़िक में लगभग वही 12-13 साल की एज से लगा था। बड़ा शौक था कि मैं बड़ा होकर फिल्मों में काम करूं। तब मुझे नहीं पता था कि क्या करना होता है। मैं काफ़ी कम हाइट थी मेरी। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, तब मेरी हाइट थी 5 फुट से भी कम और मेरा वज़न 35 किलो था। तो मैं किसी हिसाब से फिल्म एक्टर बनने के लायक नहीं था। फिर भी मैं थिएटर करता रहा, स्टेज करता रहा, बाकी सारे रोल किए। गांधी जी के भी कभी छोटा मोटा रोल किया। तब मैं फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर रोल्स करने लगा था, विज्ञापन में आने लगा था। बीबीसी वाले उन्होंने नेशनल हंट किया था, वो एक फिल्म बना रहे थे रिचेस ऑफ इंडिया। तो जब वो दिल्ली आए तो कोऑर्डिनेटर्स ने मेरा नाम भी रिकमेंड किया। तो उन्होंने मुझे ओबराय होटल में बुलाया और करीब 1-1.5 घंटा मुझसे बातें की। वो सब गोरे थे, मैं अकेला था उनके साथ। तो कोई फॉर्मल ऑडिशन नहीं किया, कॉफ़ी शॉप पे ले गए, वहाँ 1 घंटा बातें हुई हर सब्जेक्ट पर, इंक्लूडिंग गांधी जी। फिर मैंने कहा है कि व्हेन कैन वी हैव द ऑडिशन? बोले ऑडिशन इज ओवर, आई विल लेट यू नो द रिजल्ट। मैं घर आया, शाम को आते आते उनका मैसेज आ गया दैट यू हैव बीन फाइनली सिलेक्टेड टू प्ले द रोल ऑफ महात्मा गांधी। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि ये बड़ी फिल्म है और इतना कोवेटेड रोल है। तो पहली बार जिंदगी में मैं नर्वस हुआ था इस ऑडिशन में, सो कॉल्ड ऑडिशन जो हुआ ही नहीं। अंग्रेजों के साथ काम करना था। हाँ, नहीं, मुझे तो पता था कि बीबीसी बड़ा हाउस है और गांधी जी का रोल है। नहीं, इस वक्त भी उसका नाम है और उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़ मतलब बीबीसी था। नहीं, बेशक वो काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, काफ़ी बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन, इट्स टू बिग। तो फिर मुझे सुबह होते होते उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दिया और फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ। उसके बाद शाम आते आते उन्होंने टिकट भेज दिया। वो शूट कर रहे थे बंगाल में, बर्दवान एक जगह है, वहाँ पर लगान फिल्म जैसा उन्होंने गांव बसाया था। तो उसमें भी सब वही लोग थे, मैं अकेला देसी था। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा था कि एनी एक्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड who has come as close to Mahatma Gandhi as Sir Bentonville is you. No other actor has reached this close. उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। तो उसके बाद से पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। फिर गांधी जी के रोल भी तो आते गए, शोज़ तो मेरे होते रहे तब भी और आज भी होते हैं। शोज़ की गिनती नहीं है, सैकड़ों होंगे। फिल्में हिंदुस्तान में एज गांधी फुल कैरेक्टर में इंडिया टीवी वालों ने डायरेक्ट दिया, आप ही उसके डायरेक्टर थे। तो वो मेरा बड़ा ब्रेक था बीबीसी के बाद। बीबीसी के बाद मुझे फीचर फिल्में और काफ़ी काम मिलने लगा। तो मैंने करीब 150 फिल्में की हैं। गांधी पे नहीं, गांधी जी पर लगभग 40-45 फिल्में की हैं। सभी चैनल्स पे किया है, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत की हैं। तो मेरे साथ काम करके आपको कैसा लगा? मैं तो कहूँगा क्या आप वो पिलर हैं जिस पर मैं खड़ा हुआ। बहुत अच्छा लगा काम करने। हम सब, जैसे मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, आप भी वैसे ही हैं।
हमने काफ़ी मेहनत से काम किया और आज भी 10 साल वगैरह उसकी बात होती है। हाँ, तो आज भी बात होती है। आज भी जो पुराने क्लिपिंग वीडियोस मैं कभी कभी सोशल मीडिया पर लगाता हूँ, आज भी मुझे लौट आए बापू के नाम से ही जाना। हमारे संस्कारों का आईना मैला हो चुका है, इस पर दिखावे की धूल पड़ चुकी है, इसे साफ करना होगा और ये कोई जन नेता ही कर सकता है। सत्यव्रत, कितना सुंदर नाम है तुम्हारा। तुम जन चेतना के नेता हो। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, तुम जंगलों में अपनी हुकूमत का इलाका खींच बैठे हो। वो भी यही चाहते हैं जो तुम कर रहे हो। सत्यव्रत, जीत तुम्हारी नहीं, जीत उनकी है। वो तो यही चाहते हैं कि तुम्हारे हालात तुम्हारा गला घोट दे और इल्जाम किसी पर ना आए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जानी साहब, महात्मा जानी, इनकी जो बड़ी खूबी है वो ये है कि ये मगअप कर लेते हैं पूरी स्क्रिप्ट। आप इनको दीजिए तो उसके बाद फिर इनको कभी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पूरा का पूरा इसी की जो मेरा हमने जो बनाया था सीरियल, वो उसमें गांधी को इजाज़त नहीं थी कि जो कुछ लिखा हुआ है, जो पहले बोल चुके हैं गांधी, सिर्फ उतना ही उनको कहना है और उसको। और हमारा कॉन्सेप्ट था कि लौट आए बापू, मतलब 2014 में हम ये फिल्म बना रहे थे, तो उसमें ये था कि अब अगर आज की डेट में गांधी आ जाएं तो क्या होगा और वो कैसे दिखेंगे। लेकिन उसके उनके साथ जो तमाम कैरेक्टर्स थे वो तो अपने एक्चुअल उसमें थे, लेकिन गांधी को गांधी का ही लिखा हुआ बोलना था। और उसमें हम लोगों ने रिसर्च करके उस तरह के उनके कोट्स निकाले थे जो हमारी स्क्रिप्ट में फिट हो सके। तो ये था। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने उनकी जो बोलने की स्टाइल थी वो भी हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया था। और जानी साहब ने जो है वो उसको किस तरीके से अडॉप्ट किया था। जानी साहब एक आध बार वो एक आध डायलॉग जो है वो उस आवाज़ में बोलिए आप। आप सबको नमस्कार। 1948 30 जनवरी को गोडसे ने मेरी हत्या कर दी। मैंने शरीर तो त्याग दिया पर मेरी आत्मा यहीं रहती थी। मैं बड़ा दुखी होता था। आप सब ने मुझे अपनाया, मेरे सिद्धांतों को नहीं अपनाया। चौक चौराहे पर पत्थर की मूर्तें लगाई मेरी। साल में एक बार दो बार नेता आते हैं, साफ सफाई करते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। मुझे कैलेंडरों में छाप के दफ्तरों में लगाया और मेरी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का खेल खेला जाने लगा। लेकिन ये समय इस देश में हर जगह भोकू समय कहलाता है। हर 5 साल बाद आता है। पता है, आजाद भारत का पहला चुनाव देख रहा हूं मैं। कितना खर्च आता होगा इसमें? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ तो। और इतना पैसा आता कहाँ से? इसका सही जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो खर्च करते हैं। जाहिर है, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। मैं तो कैलेंडर के फटे पन्ने के पीछे लिखा करता था। लोग ठिठुरते हैं जाड़ों में, बरसात में भीगते हैं, गर्मी में जलते हैं, और हम यहाँ लाखों मीटर कपड़े सिर्फ बैनर्स में बर्बाद करते हैं। इतने कपड़े लोग सड़क के आर पार बैनरों में लगाते हैं। इतने में तो मेरी 8-10 धोती बन जाती है। मुझे लगता है ये चिढ़ा रहे हैं मुझे, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं ये वही देश है जहाँ एक बुड्ढा फजूल खर्ची ना करने की सलाह देता था। ये सब जो आप देख रहे हैं ये तो कम से कम वो खर्च हैं तो दिख रहे हैं आपको।
बहुत सारे ऐसे खर्चे जो दिखते ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश करेंगे उसे देख नहीं पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, मतलब जो हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही वो प्रोग्राम बना। लेकिन हम लोग 2014 में थे महात्मा जानी साहब, और अब है 2023। आपको क्या लगता है कि महात्मा गांधी को अभी रहना चाहिए या वापस चले जाना चाहिए? नहीं, मैं आया हूँ धरती पर, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं रहूँगा, अपने बचे हुए काम करूँगा। मैं तो अभी कुछ क्षेत्र में बापू के जो सपना था उस पर काम कर रहा हूँ। सद्भावना, स्वच्छता, साक्षरता, नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्योग, इन सब क्षेत्र में नशा मुक्ति भी एक बड़ा मेरा मिशन है, जो मैं सारे हिंदुस्तान में घूम घूम के काम करता हूँ। तो वो तो मैं करता रहूँगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अभी जो वैमनस्य आया है समाज में, और जिस तरीके से क्या कहा जाए, अल्पसंख्यकों के अलमबरदार हुआ करते थे गांधी जी, और आज की डेट में आप देखिए कि दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबके साथ जो है वो एक अजीब सी, आपको पता ही है कि जो खबरें आपके पास भी आती होंगी कि मॉब लिंचिंग और ये इस तरह की चीज़ें, आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो सही है कि बापू हमेशा जो डिप्राइव्ड क्लासेस थे, माइनॉरिटीज़ थे, बैकवर्ड थे, शेड्यूल कास्ट वाले थे, कम पैसे वाले, इवन ऊंची जाति थे, उनके भलाई के लिए वो काम करते थे। अभी लास्ट पिछले 10 साल के अंदर काफ़ी कुछ देश में चेंज आया है। मुझे पसंद तो नहीं है, आप सच पूछे तो मुझे पसंद नहीं है, नहीं पसंद है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको छोड़ देने से तो नहीं होगा। हमसे जहाँ तक हो सकता है, आपसे जहाँ तक हो सकता है, अवश्य मेहनत करें। बापू प्रासंगिक हैं अभी भी, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि कोई ये कह रहा था, मुझे लगता है आई थिंक राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूँ भाइयों, और मैं जगह जगह गया और मैंने ये देखा कि सब लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम, वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। और लोग तो ये भी कहते हैं, राहुल गांधी से याद आया आपसे गुफ्तगू में, कि राहुल गांधी जो हैं वो बिल्कुल उनकी जन्मपत्री भी जो है वो महात्मा गांधी से मिलती है, और वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, मैं राहुल गांधी को स्पेसिफिकली नहीं कोई टिप्पणी करूँगा, बट मैं बताऊं कि मैं अकेला नहीं हूँ। करोड़ों लोग हैं जो मेरे जैसे हैं और इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बिहार भागलपुर का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली से यहाँ फ़्लाइट नहीं है, तो मैं कभी कभी फ़्लाइट से पटना, वहाँ से कार से आया, और अक्सर एक विक्रमशिला एक्सप्रेस नाम की गाड़ी दिल्ली से चलती है, हमारे भागलपुर आती है, उसमें आता हूँ। वो कंफर्टेबल है, वो पहुँचा देती है ओवरनाइट जर्नी। तो मैं जब ट्रेन में आता हूँ तो जो मुझे सी ऑफ करना है, टीटी को बोलता है कि सीनियर सिटीजन ये बापू है। तो विद इन, हाँ बिल्कुल, अब गाज़ियाबाद या अलीगढ़ आते आते पूरा 75 लोग जो है मेरे सामने जमा हो जाते हैं, कुछ तो सेल्फी फ़ोटो वाले और कुछ मेरा प्रवचन सुनने के लिए, नोइंग फुल्ली वेल दैट आई एम मुस्लिम। मैं बापू के ड्रेस में नहीं रहता हूँ, नॉर्मल, तो उनको पता है कि यही बापू है। तो मुझे अच्छा मौका मिलता है तो कई बार बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या आता है मेरे साथ, जो
बाहर के मैगजीन्स में भी छपे थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो टॉलरेंस है और वो सारी चीज़ें जो हैं, वो जो खूबियाँ हैं समाज में एक दूसरे के साथ रहने की, जो खूबियाँ हैं वो सब हमारे समाज में, हमारे देश में मौजूद हैं। इसीलिए जो सबरंग है, जो अनेकता में एकता है, वो शायद मुझे लगता है कि इसी की वजह से है। वक्त ज़्यादा हो रहा है जानी साहब, मैं चाहता हूं कि आखिर में आप एक 30 सेकंड के लिए जो है वो इस देश को संदेश दें। जानवर भी किसी पर हमला नहीं करते, जब वो भूखे रहते हैं तभी शिकार करते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर जिंदगी में, समाज में या राष्ट्र में हिंसा से फैसले किए जाएं, तो वो समाज जानवरों के जंगल से भी बदतर। दूसरी तरफ वो समाज जंगल से भी बदतर है, जहां सैकड़ों लोग सुकून की रोटी के लिए तरसे और चंद लोग इन्हीं भूखे नंगों से वोट बटोरने के लिए अरबों रुपए इश्तहारबाजी और रैली पर खर्च करें। सुना है इस बार संसदीय चुनाव में दर्जन भर उम्मीदवार प्रधानमंत्री के पद में हैं। अगले हफ्ते यही कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बातचीत? हमें लगता है कि काफ़ी लुत्फ अंदोज हुए होंगे आप इसको सुन के और तमाम विजुअल्स को देख के। और अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में अपने कमेंट्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे कि हौसला मिलता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही। आदाब, नमस्कार।